वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 का यह 9वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो पढ़ाई है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाई है, जो हर साल के ये पेपर में पूछा जाता है। तो एक एक लाइन अच्छे से समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता कितने नियमों से निकाला जाता है, तो याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के जो तीव्रता की गणना करेंगे वह 2 विधि होता है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकाला जाता है। कितने स्थितियों में? 2 स्थितियों में निकाला जाता है। तो पहला स्थिति का क्या नाम है और दूसरा स्थिति का क्या नाम है, तो इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। अब पहला स्थिति का नाम है अक्षीय स्थिति, या उसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, या अनुदैर्ध्य स्थिति। यह 2 नियम है। ये दोनों नियम में से एक नियम हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो अब यहाँ अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति है, और दूसरा नियम का नाम होगा निरअक्षीय। यह अक्षीय है तो ये क्या हो जाएगा? निरअक्षीय स्थिति, या उसका दूसरा नाम होगा अनुप्रस्थ स्थिति। या क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ स्थिति। तो यह 2 स्थिति हैं और यह बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पढ़ाई होगा सूत्र का निगमन अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन। स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, का सूत्र का निगमन। यह निगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस नियम को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, और जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पर ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अंत में एक लाइक भी कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अच्छे नियम आपको अच्छे से समझाया जाता है। तो इस चैनल पर बहुत ही आईएमपी नियमों को बताया जाता है। तो आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
अब यहाँ अच्छी स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ पे माना जाएगा, और माना को ध्यान से देंगे, इसमें ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन या दो लाइन माना लिख लेंगे, और जो भी लिखेंगे वह महत्वपूर्ण बातें लिखिए, क्योंकि किताब में जो दिया गया है बहुत ज़्यादा माना में लिखा गया है, उतना किताब में लिखने जो दिया गया उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक नोट्स बनाना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माना, माना प्लस क्यू। ध्यान दीजिएगा, कौन क्यू, प्लस क्यू, मतलब प्लस आवेश इसको कहेंगे, तथा माइनस मतलब ऋण आवेश, आवेश वाले वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश, इसने वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसमें दो ध्रुव हो गया, एक प्लस ध्रुव और क्या है, ऋण ध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव से अच्छी स्थिति में आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो अब यहाँ पे जो है, अब जो माना गया है, अब इसके बारे में जो हम समझेंगे कि यहाँ पर एक स्थिति बनाएंगे, और यहाँ पर जो है द्विध्रुव रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव, और यहाँ आर दूरी पर उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह माइनस क्यू आवेश यहाँ पर है, और यहाँ पे जो है प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ से यहाँ तक के टोटल दूरी कितनी होती है, तो 2l होता है। आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। अब अगर यहाँ से इसके मध्य में आते हैं, मध्य मतलब बीच में आते हैं, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगा, l होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो आपका l हो जाएगा। तो यल और यल मिलेगा तो कितना हो जाएगा आपका, यल और यल मिलेगा तो क्या बनेगा, 2l हो जाएगा। तो यह तो 2l और ऊपर भी क्या है, 2l है। अब इसके मध्य बिंदु से ध्यान देंगे, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर, अब आर दूरी पर यहाँ से लेकर के यहाँ पर उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बिंदु क्या है, सी है। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी माने इसके मध्य बिंदु जो है ओ है, और यहाँ पे मान सकते हैं बी, और यहाँ मान सकते हैं ए। तो यहाँ से लेकर के ओ से सी तक के बीच की दूरी क्या मान लिया गया है, आर। कितना माना गया है, आर दूरी पर उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो यह जो चित्र में है, इस चित्र में ध्यान देंगे, एक बार माइनस क्यू से सी तक के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू से सी तक के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर माइनस क्यू से लेके चलेंगे तो माइनस क्यू के बिंदु क्या यहाँ पर है, बी है, और यह सी है। तो बी सी कितने के बराबर होगा, तो बी सी याद रखेंगे कितने के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यहाँ से क्या है, यल है, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। तो हमको बी सी के पास पहुँचना है। तो बी सी के पास जाएंगे तो हमारा पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर यल प्लस, मतलब यहाँ से हमारा यल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, आर होगा। तो यल प्लस क्या हो जाएगा, आर, या बी सी बराबर लिख सकते हैं आर प्लस यल भी लिखा जा सकता है, यल प्लस आर भी या आर प्लस यल लिखा जा सकता है। तो ये किसका मान निकालिए, तो BC के बीच की दूरी निकल गया। तो ये ध्यान दीजिए, ये बीच की जो दूरी है निकालना है, इसको कैसे निकाला गया। अब हमारा जो है AC निकालना है। तो AC निकालने से लिए पहले ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर के यह हमारा क्या है, यल है। तो OC में क्या क्या है, तो OC में देखेंगे क्या क्या है, OA है, क्या है, OA है, प्लस है, AC है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो गया, बराबर
ओ ए प्लस ए सी कितने के बराबर होगा? तो ओ सी के बराबर होगा। चित्र में ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए, ओ ए प्लस ए सी कितने के बराबर होगा? तो ओ सी के बराबर होगा। अब यहाँ पे ओ ए का मान क्या है? तो ओ ए का मान यल है, तो यहाँ यल लिख देंगे, प्लस ए सी लिख देंगे, बराबर, अब ओ सी का मान क्या है? तो आर है। अब यल इसमें पक्षांतर कर लेंगे तो यल प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? तो माइनस हो जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा आर माइनस यल। यह किसका मान निकल गया? तो यहाँ पे जो मान निकला है ए सी का मान निकल गया, और ऊपर जो निकला है वो किसका मान निकला है? बी सी का मान निकला है। तो यह दो मान जो निकालना सीख लीजिए कैसे ये मान निकला। आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी में जो है ध्यान देंगे, बी से सी तक निकालना है, एक बार ए से सी तक निकालना है। अब जो है एक बार माइनस क्यू आवेश से सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बार प्लस क्यू से सी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, और उसके बाद से तब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, कौन से आवेश के कारण? तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, किस बिंदु पर? बिंदु सी पर, जो बाहर जो बिंदु था वहाँ पर बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है आपको बताया जा चुका है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और यहाँ क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो यह सूत्र है। अब इसी सूत्र के सहायता से किस आवेश के लिए निकालेंगे? तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो यह तो समझिए फार्मूला है, इसी फार्मूला में मान को भरना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यह प्लस क्यू आवेश है, तो उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान लेंगे? E1 मान लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और ये प्लस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू रहेगा, और आर, आर मतलब दूरी, तो प्लस आवेश से जो दूरी है सी बिंदु तक, वह दूरी का क्या नाम है? तो एक बार चित्र में और देख लीजिए। यह जो प्लस क्यू आवेश है और यहाँ सी तक के बीच की दूरी देखेंगे तो इस दूरी का नाम ए सी है। क्या नाम है? ए सी है। अब यहाँ पे लिख देंगे ए सी का वर्ग। क्या लिखेंगे? ए सी का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये दूरी किसका लिखे हैं? तो प्लस क्यू आवेश से सी तक के बीच की। तो यहाँ ए सी क्यों लिखे हैं समझ में आ गया होगा कि प्लस क्यू से हमारा आर दूरी पर कितना दूरी था? तो ए सी था। अब ए सी का मान यहाँ पे, तो ए सी का मान जो है E1 बराबर हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ लिखेंगे क्यू बटा ए सी का मान क्या निकला था? तो आर माइनस यल का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। तो यह किसका मान भरे हैं? तो ए सी का मान जो निकाला गया था शुरुआत में, तो ए सी का मान यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, एक बार क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार प्लस क्यू आवेश, एक बार क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आपका आवेश के कारण। तो अब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनेगा, तो यह E1 था, तो यह हो जाएगा E2। तो E2 बराबर क्या सूत्र बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू बटा, और इसमें AC है, इसमें जो हमारा है प्लस क्यू से दूरी क्या था? AC था, और माइनस क्यू से दूरी क्या था? तो क्या था? BC था। चित्र में देख लीजिएगा BC है। तो माइनस क्यू आवेश से सी बिंदु तक अगर जाते हैं तो उसके बीच की दूरी क्या होगा? BC हो जाएगा। अब यहाँ BC का मान निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ रखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
और यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू बटा बी सी का मान कितना निकला था, तो बी सी का मान जो निकला था आर प्लस यल था। क्या था, आर प्लस यल का क्या था, स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ लिखा जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब दो तीव्रता की गणना कर चुके हैं। अब इसी तीव्रता में जो मान भरा जाएगा और इसको हल किया जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र बन जाएगा ई बराबर होगा, दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला जो निकला था और प्लस क्या कर लेंगे E2, दोनों वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे E1 का मान जो निकला था और यहाँ पे जो E2 का मान निकला था यहाँ पे रख लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या था, Q बटा क्या था, R माइनस यल का स्क्वायर। यह पहला मान है, किसका मान है, तो यह E1 का मान है। प्लस कर लेंगे और E2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बटा R प्लस यल का स्क्वायर। तो यह मान जो है E1 का है और यह मान जो है E2 का है। तो ये दोनों मान को ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ E1 का मान रखे और यहाँ पर E2 का मान रखे। अब यह माइनस जो है, ये प्लस और माइनस जब मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R माइनस यल का होल स्क्वायर। और यहाँ जो हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, माइनस। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ होगा Q बटा R प्लस यल का होल स्क्वायर। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q। यहाँ पर भी देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q कॉमन दिखाई दे रहा है। अब कॉमन में इसको ले लेंगे, बाहर कर लेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ से ऊपर कॉमन Q ले लेंगे। कॉमन जब ले लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर। और यहाँ लिखेंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर। इसको बंद कर देंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें से कॉमन क्या लिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन को क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। अब अगला लाइन लिखेंगे E बराबर, अब यहाँ लिखेंगे Q बटा और यहाँ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसमें गुणा करेंगे। अब ऐसे गुणा होगा, इसका गुणा 1 में और इसका गुणा 1 में। तो R प्लस यल का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ हो जाएगा R माइनस यल का होल स्क्वायर बटा। अब ये दोनों नीचे को क्या करेंगे, उतार लेंगे। R माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस यल का होल स्क्वायर। कोष्टक को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो यह भी लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका गुणा 1 में और इसका गुणा 1 में। अब उसके बाद से अगला लाइन लिखेंगे E बराबर, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है, प्लस 2ab होता है। तो यहाँ a स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब यल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो 2rl हो जाएगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो सूत्र लागू किया गया है। अब यहाँ से फिर एक माइनस है, कोष्टक लगा लेंगे। अब यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर तोड़ दिया जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2rl। कोष्टक बंद कर देंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोग को कैसे आया। तो यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस में और यहाँ बटा कर लेंगे। बटा करने के बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ देखेंगे a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी है और होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी देखेंगे ध्यान से, तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो सूत्र क्या बनता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह पे क्या है, r है, और यहाँ पर भी देखेंगे a के जगह पे r है और b के जगह पे यल है और यहाँ पर भी यल है। तो ये दोनों फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है, तो वर्गांतराल है a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो यह लाइन भी समझ में आप लोग को आ गया होगा कि ये दोनों फार्मूला बना है कि एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। अब ये क्या करेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अगला लाइन लिखेंगे q बराबर, अब यहाँ ई बराबर लिखेंगे q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर प्लस 2rl। अब कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे, नीचे क्या है, तो नीचे कोष्टक में लिख देंगे r का वर्ग माइनस यल का वर्ग। तो यह लाइन भी समझ में आ गया होगा। या माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अब आर स्क्वायर से ध्यान देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट गया। कटने के बाद क्या बचा है, अब यहाँ पे नीचे नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर, अब लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ 2rl और 2rl मिल करके कितना rl हो जाएगा, तो 4rl हो जाएगा, 4rl बटा, और यहाँ लिखेंगे r का वर्ग माइनस यल का वर्ग। तो यह लाइन जो है आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि 4rl कैसे हुआ। 2rl और 2rl मिलेगा तो कितना हुआ, 4rl हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे e बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि यहाँ 1 छिपा हुआ है, और यहाँ 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे q गुणे 2l। अब यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा गया है अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए होल स्क्वायर जो है, यहाँ होल स्क्वायर छूट गया है, होल स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब ये 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 4 हो गया। क्यू है तो क्यू भी है, और यल है तो यल है, आर। तो मतलब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो लिखा गया है और यहाँ पर इंटू क्या लिख सकते हैं, आर। तो अब ये देखेंगे पूरे अंश का मान और यहाँ पूरे अंश का मान क्या आपस में बराबर हैं। तो यहाँ देखेंगे आपस में क्या है, बराबर हैं। कैसे, q गुणे 2l है तो 2 दूना क्या हुआ, 4, तो 4 हो गया, q तो q हो गया, यहाँ पर यल तो यल है, और r। तो यह मान, इस अंश का मान और इस अंश का मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि ये सूत्र है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर होता है एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला लाइन लिखेंगे, E बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब यह Q गुणे 2l जो है ये क्या बन गया, इतना, तो इतना जो है P बन जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2pr बटा, और यहाँ लिखेंगे r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि r के तुलना में, ध्यान दीजिएगा, अब चित्र में अभी देख समझेंगे, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि r की तुलना में क्या लिखेंगे, यल का मान बहुत कम है। r के तुलना में यल का मान जो है बहुत कम है, बहुत क्या लिखेंगे, कम है। आर के तुलना में मान क्या है, किसका, यल का मान बहुत कम है, इसलिए यल स्क्वायर को छोड़ देते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए यल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। किसके तुलना में किसका मान,
आर के तुलना में किसका मान छोड़ देंगे, तो यल स्क्वायर का मान छोड़ देंगे। अब ये क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे चित्र में देखेंगे तो यहाँ यल का मान जो है बहुत कम है और यहाँ आर का मान देखेंगे क्या है, बहुत अधिक है। तो इसलिए आर की तुलना में यल का मान क्या है, बहुत कम है, इसलिए यल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 घात है तो यहाँ पर भी 2 घात रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे किसको छोड़ देंगे, तो यल स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब यल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, तो ई बराबर, अब यहाँ नीचे नोट कर लेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे 2 pr बटा, और इसमें यल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, आर का स्क्वायर के ऊपर जो है 2 घात, यह 2 घात जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। तो अगला लाइन लिखेंगे अब, तो अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे क्या है, पी आर है। अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा, आर के ऊपर कितना घात हो गया, 4 घात हो गया। अब यहाँ पर 1 आर ऊपर है और नीचे कितना है, 4 आर है, माना आर के ऊपर 4 घात है। अब अगला लाइन लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे पी आर बटा पी, यहाँ पर जो आर के ऊपर कितना घात है, तो 4 घात है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 आर गुणे आर के ऊपर कितना घात, 3 घात। तो 3 घात और 1 घात मिलकर के कितना घात हो जाएगा, तो 4 घात होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस आर से यह अंश का और यह हर का जो आर है कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, तो बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ऊपर बचेगा पी और नीचे बचेगा आर का क्यू। यही जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का किसका सूत्र है, तीव्रता का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो अपने कॉपी में इस निगमन को नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा और कल के वीडियो में अच्छी स्थिति से वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।